बच्चों लास्ट क्लासेस में आपने क्या पढ़ा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एसएचएम इन फ्लूइड्स, यू ट्यूब सिस्टम, वी ट्यूब सिस्टम और एसएचएम इन ग्रेविटेशन। करेक्ट। अब इस लेक्चर में हम लोग अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं चैप्टर के, और चैप्टर के लास्ट पार्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो बच्चों आईआईटी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के सामने आता है। ठीक है, तो समझने की पूरी कोशिश करेगा और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जो भी ऑसिलेशंस होते हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरी में डालते हैं। पहला अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन और तीसरा फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब बात करते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की, तो आपने जितने अभी तक ऑसिलेशंस पढ़े हैं, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और जो आपने YouTube वाले क्वेश्चंस जितने भी आपने पढ़े हैं, सारे के सारे कैटेगराइज किए जाते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है या कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी के लॉसेस नहीं होते। तो चलिए इस बात को मैं यहां लिख देता हूं कि इसके अंदर एनर्जी लॉसेस नहीं होते, दैट इज एनर्जी लॉस शुड बी जीरो। कौन से बचा ऑसिलेशंस में? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में। तो जितने भी आपने ऑसिलेशंस पढ़े, पेंडुलम वगैरह सारी चीजें इसके अंदर अनडैम्प्ड की कैटेगरी में आते हैं। बट दीज आर नॉट रियलिस्टिक केसेस। असलियत में ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसका एनर्जी कंजर्व है। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस आने चाहिए, और जो एनर्जी के लॉसेस आने चाहिए वो किसी फोर्स की वजह से आने चाहिए। जैसे कि फ्रिक्शन होता ही है भाई, हम बहुत बार अपने क्लास 11 के टॉपिक्स में बोलते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस, बट आप जानते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। रियलिटी ऐसी नहीं हो सकती। तो इसीलिए अगर चैप्टर के थोड़े रियलिस्टिक पार्ट में चलें तो हमें पढ़ना पड़ता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसके अंदर एक ऐसी फोर्स लग जाती है जो आपकी एनर्जी का नुकसान करती है। अगर यहां पर एनर्जी का नुकसान होगा तो धीमे धीमे आपके पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। पार्टिकल की एनर्जी क्या होने लगती है बच्चों? डिक्रीज होने लगती है। और किसी फोर्स की वजह से अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो पार्टिकल का एसएचएम धीमे धीमे डाई करने लगता है, मरने लगता है। और जैसे ही एसएचएम मर गया तो फाइनली आपका टाइम पीरियड वगैरह ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। तो रियलिटी में हमने किया हुआ है, किसी बच्चे को झुला दीजिए, झूला और धक्का देके बच्चा ले जाइए, तो क्या वो झूलता रहेगा हमेशा? नहीं। आप जानते हैं कि वो धीमे धीमे उसके ऑसिलेशंस कम हो जाएंगे एंड फाइनली आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इट विल डाई। थोड़ी देर के बाद उसका ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात होती है तो उसमें हम लोग को एक फोर्स कंसीडर करना पड़ता है। और कौन से फोर्स? फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस। फ्रिक्शन जैसे, एग्जैक्टली फ्रिक्शन नहीं, बट फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस को हमें कंसीडर करना पड़ता है। ऐसी प्रकार की फोर्स जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में और अलग से लगती है वो फोर्स कहलाती है डैम्पिंग फोर्स। तो इस पार्ट में आप डैम्पिंग फोर्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अभी तक जो फोर्स लग रही थी वो लग रही थी केवल रीस्टोरिंग फोर्स, जो पार्टिकल या जो सिस्टम को रीस्टोर करने में मदद कर रही थी। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही थी। और एक और बात, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स थी वो कंजर्वेटिव इन नेचर थी, जैसे कि ग्रेविटेशन, जैसे कि स्प्रिंग, इन्हीं में हुआ ना, तो क्या थी? रीस्टोरिंग इन नेचर, मतलब कंजर्वेटिव इन नेचर। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी जो आपके पार्टिकल को रोक के दिखाएगी, उसका एसएचएम तोड़ के दिखाएगी, और वो फोर्स कहलाएगी डैम्पिंग फोर्स। क्लियर? चलिए, तो अगर डैम्पिंग फोर्स की बात करें, फोर्स्ड ऑसिलेशन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो जरा फोर्स्ड ऑसिलेशन को थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं साइड से और बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। तो अगर डैम्पिंग फोर्स के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की फोर्स होती है जो पार्टिकल को रोकती है। अब रोकने वाली फोर्स तो फ्रिक्शन भी होती है, लेकिन हम लोग जो फोर्स देते हैं यहाँ पे वो फोर्स वेरी सिमिलर टू विस्कस फोर्स होती है। तो सोचिए कि कोई अगर चीज ऑसिलेट कर रही है तो वो एयर में ऑसिलेट कर रही है, और अगर वो एयर में ऑसिलेट कर रही है तो एयर उसको क्या करेगा? एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, और फ्रिक्शन से अच्छा बोल सकते हैं विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो डैम्पिंग फोर्स होती है बच्चों, वो डैम्पिंग फोर्स विस्कस फोर्स के बहुत सिमिलर होती है, वेरी सिमिलर टू विस्कस फोर्स।
अब आप सोच रहे होंगे कि विस्कस फोर्स हमने लास्ट टाइम कब पढ़ा था? विस्कस फोर्स हमने पढ़ा था फ्लूइड्स में, और फ्लूइड्स में जब विस्कस फोर्स पढ़ते थे तो आता था स्टोक्स लॉ, और स्टोक्स लॉ में हम लोग फोर्स को लिखते थे बच्चों, याद है? 6 पाई ईटा आर वी। अगर नहीं याद है तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लीजिए। स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी क्या क्या होता था? 6 पाई तो कांस्टेंट है बच्चों, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, पाई बचपन से साथ में चल रहा है हमारे। ईटा विस्कस विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस भी एयर लिक्विड की आप बात कर रहे हैं। आर रेडियस, जिस स्फेरिकल बॉल को हमने उस लिक्विड में छोड़ा था, और वी उसका वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीज को आप एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं बस सिमिलैरिटी बता रहा हूं, तो आप इस चीज को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम की। तो डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, जितनी तेज गाड़ी चलाएंगे उतनी तेज हवा लगेगा, उतनी तेज फोर्स फील होगा। किसका? एयर का। कौन सा? डैम्पिंग फोर्स। जितनी धीमी गाड़ी चलाएंगे उतना कम एयर का फोर्स फील होगा। इसका मतलब हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही, गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी चलने से जितना तेज गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा आपको हवा का फ्रिक्शन फील होगा। तो मोटर बाइक वाले देखिए कैसे चलाते हैं, वो एरोडायनेमिक्स बनाते हैं, ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं कि एयर का कम से कम फ्रिक्शन उनको झेलना पड़े। तो अगर हमारा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म रियलिस्टिक कंडीशंस में करेगा तो उसको वो फोर्स झेलनी पड़ेगी, और वो फोर्स ड्यू टू एयर और एनी फ्लूइड इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स, और डैम्पिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इस फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहां होगा? अगर आप इधर चलते हैं तो हवा इधर से लगती है, मतलब फोर्स इधर से फील होती है, और आप इधर गाड़ी चलाते हैं तो हवा इधर से फील होती है। इसका मतलब जो फोर्स लगती है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में होती है। इसका मतलब कि जो फोर्स होती है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन का रिवर्स होता है। अगर इसमें कांस्टेंट यूज किया जाए, जबकि ये कांस्टेंट है, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा था, ये फोर्स एक केवल एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए ली गई है। तो असली डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि हर बार थोड़ी ना स्टोक्स लॉ लग जाएगा, हर बार थोड़ी ना रेडियस होगा, स्फीयर ही होगा। तो जब भी डैम्पिंग फोर्स लगती है हम इस पूरी चीज को एक कांस्टेंट लिख देते हैं b, और हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू माइनस b टाइम्स v। F equals to minus b times v. So this is called the damping force, and where b is any constant, this constant is called damping constant. It's called damping constant. Important part. It's called damping constant. So F equals to minus b times v, where minus sign indicates what? कि force की direction velocity की direction के reverse direction में. Clear? Okay. अब अगर हम इसके आगे समझें तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, साथ ही साथ माइनस के एक्स तो लगी रही थी रीस्टोरिंग फोर्स, तो कुल मिला के बच्चों क्या फोर्स होगी? तो जब भी कोई पार्टिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन दिखाता है उस पे लगने वाली नेट फोर्स इज अ वेक्टर समेशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कैसी थी? माइनस के एक्स, and in addition to restoring force we also have a damping force, and the damping force is minus b times v, where b is damping constant of the force, damping constant of the force। ठीक है, बात समझ में आ रही? ओके, तो ये फोर्स आपको समझ में आ गया, F equals to minus kx minus bv। और अब इस फोर्स से हम लोग उसकी जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। फोर्स की जगह लिख सकते हैं वापस से मास इनटू एक्सेशन, जो हमने एसएचएम के शुरुआती लेक्चर्स में किया हुआ है, माइनस kx माइनस b टाइम्स v। चलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैं एक्सेलरेशन को लिख देता हूं d2x by dt स्क्वायर, वेक्टर साइन को थोड़ी देर के हटाते हैं, माइनस x को x ही लिखे रहने देते हैं, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx by dt। चलिए अगर m से डिवाइड कर दूं और सारे टर्म्स को इधर एक तरफ कर दूं तो मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? d2x by dt स्क्वायर प्लस kx by m प्लस b dx by dt by m equals to 0। ध्यान से देखिए, this is called the general equation of a particle in damped oscillation। डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसे पार्टिकल की जो डैम्प्ड ऑसिलेशन दिखा रहे हैं। समझ में आ रही? तो इसमें कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ दी हमने? डैम्पिंग फोर्स जोड़ दी। कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ दी इसके अंदर हमने? डैम्पिंग फोर्स जोड़ दी। अब फिर से
इसका सॉल्यूशन पिछले बार के सॉल्यूशन से कुछ अलग होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, when we solve this differential equation, हम जब इस differential equation को differential equation of damped oscillation है बच्चों, ये damped oscillation, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन आता है, जरा उस सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन आता है x इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस bt बाय 2m cos ओमेगा डैश t, हटा देते थोड़ा से वाला टर्म, प्लस 5। अच्छी तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या है आपके पास, यहां पर टर्म हटा देते हैं, क्या है आपके पास बच्चों। तो जो इक्वेशन आती है सॉल्व करने के बाद वो कुछ इस प्रकार की आती है, x इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस bt बाय 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5। अब अगर इसके अंदर सारे टर्म देखें तो क्या एम्पलीट्यूड की जगह आपको एक नई चीज मिल गई, क्या मिल गया, a e टू द पावर माइनस bt बाय 2m मिला। तो अब आपको एम्पलीट्यूड की जगह मिल रहा है a इक्वल्स टू a या a डैश इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस bt बाय 2m। थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब बातों पे। तो एम्पलीट्यूड कुछ चेंज हो चुका है और ओमेगा डैश खुद में होता है अंडर रूट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और b बाय 2m का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन। तो ये दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इनको याद रख सकते हैं कि जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो इस प्रकार का होता है। और उसके अंदर जो दो चेंजेस आपको देखने को मिले वो ये हैं कि पहली बार एम्पलीट्यूड जहां केवल a आता था वहां इक्वेशन कैसे आती थी बच्चों, a sin ओमेगा t प्लस 5, साइन और कॉस में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, a के साथ e टू द पावर माइनस bt बाय 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5। ओमेगा डैश के अंदर कौन कौन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बच्चों नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अंडर रूट k बाय m, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m, पुराने लेक्चर्स की सारी बातें हैं। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मैं k बाय m का स्क्वायर भी लिख सकता था, अंडर रूट k बाय m का स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, k बाय m ओनली माइनस b बाय 2m का होल स्क्वायर, वेयर b इज डैम्पिंग कांस्टेंट। तो ये जो दो टर्म्स आए इनको अच्छे से पढ़ते हैं कि किस प्रकार का एम्पलीट्यूड आया और किस प्रकार का ओमेगा डैश आया। फिर से ध्यान से, तो जो भी, पहले एक सिंपल की बात करते हैं, ओमेगा डैश की बात करते हैं। तो जो भी ओमेगा डैश आया उस ओमेगा डैश में क्या नए टर्म्स दिख रहे हैं आपको, ओमेगा नॉट तो पुराना वाला ही होता है अंडर रूट k बाय m, ठीक है, साथ में ये वाला नया टर्म आ गया। बट इस नए टर्म के अंदर क्या टाइम आया, क्या x आया, नहीं, मतलब ये टर्म है भी, जो भी है तो कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी जो ऑसिलेशन हो रहा होगा उसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कांस्टेंट ही होगा। मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर भी जो टाइम पीरियड आएगा, ऑसिलेशन तो खत्म हो जाएंगे, ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, धीमे 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 डाई कर जाएंगे, लेकिन जो भी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होगा वो वही रहेगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर जो भी ओमेगा डैश आता है वो कांस्टेंट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, है अलग लेकिन है कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि पहला चक्कर ज्यादा देर तक लगाया, दूसरा चक्कर कम देर तक लगाया, यहां देर की बात नहीं हो रही। जो टाइम पीरियड पहले चक्कर का होगा वही टाइम पीरियड दूसरे का, वही तीसरे का, एंड सो ऑन। मतलब टाइम पीरियड, ओमेगा डैश और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छी बात है ना, सारी चीजें कॉपी पेन लेकर नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, मेरा वेट मत करिए, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को देखिए, अगर आपको ओमेगा समझ में आया तो आपको एम्पलीट्यूड के बारे में खुद से एक आइडिया लगा। क्या एम्पलीट्यूड पहले केवल a आता था, लेकिन आज a के साथ क्या क्या आ गया, e टू द पावर माइनस bt बाय 2। घबराइए नहीं, बस मैं समझा रहा हूं, e टू द पावर माइनस bt बाय 2। क्या एम्पलीट्यूड में पहले कभी टाइम आया था, नहीं, एम्पलीट्यूड तो a था हमेशा से। बट इस बार धीमे धीमे क्या घट रहा है, एम्पलीट्यूड, इसलिए इस बार एम्पलीट्यूड में क्या आ चुका है बच्चों, टाइम आ चुका है। अगर एम्पलीट्यूड में टाइम आया है, अगर एम्पलीट्यूड में टाइम आया मतलब एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही बात है, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है। अच्छा खुद से सोचो प्रैक्टिकली, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है,
पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, कम एम्पलीट्यूड का ज्यादा एम्पलीट्यूड का, धीमे धीमे मरना है ना, खत्म करना है ना, तो खत्म करना है तो एम्पलीट्यूड धीमे धीमे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और यहाँ दिख भी रहा है कि अगर टाइम की वैल्यूज पुट करें तो e टू दी पावर माइनस एक्स है बच्चों, e टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। दोनों बात समझ में आ रही, चेंज भी कर रहा है और साथ में ये भी बता दिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो ओमेगा में कोई चेंजेस नहीं है और एम्पलीट्यूड में चेंजेस है और एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आ रही है? चलो अगर एम्पलीट्यूड का ग्राफ देखें टाइम के साथ, ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, तो एम्पलीट्यूड तो दोनों तरफ होता है, मैं केवल एक तरफ का बना रहा हूं। तो एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ग्राफ देखते हैं। तो एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ग्राफ करना चाहिए e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो e की पावर माइनस x का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, टच नहीं करता है, कभी टच नहीं करता है, पैरेलल हो जाता है उसके, बहुत दूर जाके सीधी सीधी लाइन जुड़ जाती है, बहुत दूर जाके ऐसा मानिए इंफिनिटी पे आके जुड़ जाता है, तो मतलब कभी नहीं जुड़ता है। ये जो ग्राफ होता है ये होता है e की पावर माइनस x का ग्राफ। ये आपको बहुत जगह मिलेगा, आपको 12th के बहुत सारे टॉपिक्स में ग्राफ आता है, इसलिए ध्यान से। तो ये जो ग्राफ है e की पावर माइनस x का ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो एम्पलीट्यूड धीमे 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 खत्म हो रहा है और कब जाके जीरो होगा, इनफाइनाइट पे जाके। कितने टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे। चेक करो यहां पे अगर इंफिनिटी रखें तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0 और एम्पलीट्यूड आपका 0 हो जाएगा। इसीलिए एम्पलीट्यूड धीमे धीमे घटता जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए मैं इसको रब करने वाला हूं इस तरफ का, जिससे मैं थोड़ा सा एम्पलीट्यूड के बारे में और इंफॉर्मेशन दे सकूं। नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, कर लिया नोट? ओके। तो अगर एम्पलीट्यूड की थोड़ी और इंफॉर्मेशन दी जाए कि चलो घट तो रहा है, तो जेईई में सवाल कहां से आते हैं? जेईई में पूछ लेता है कि बताइए कितनी देर के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो गया, या कितनी देर के बाद एम्पलीट्यूड 1/4 1/4 हो गया, या कितनी देर 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमको डरना नहीं है, हमको बस रट के जाना था यहां से कि एम्पलीट्यूड का आंसर किस प्रकार का आता है। तो बच्चों एम्पलीट्यूड का आंसर कैसा है? a equals to a dash equals to a e to the power minus bt by 2m, है ना? सेम टू सेम कॉपी कर दिया मैंने। अब अगर आपको पता करना है टाइम इन विच, एक बस बता देता हूं, टाइम इन विच एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ, कितनी देर में एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा। तो हम लोग a डैश की जगह क्या लिख देंगे, इनिशियल एम्पलीट्यूड a by 2 इक्वल्स टू a e to the power minus bt by 2m। क्या टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड पुराने वाले एम्पलीट्यूड का आधा हो जाए, दिस इज इनिशियल एम्पलीट्यूड, तो इसका हाफ हो जाए नया एम्पलीट्यूड, तो a by 2 लिख दिया, a से a कैंसिल आउट हो गया। दोनों तरफ ले लेते हैं log, log भी नहीं नेचुरल log, तो log अगर दोनों तरफ ले तो क्या बनेगा, ln 1/2 इक्वल्स टू e की पावर जो भी चढ़ता है वो ln के सामने आ जाता है bt by 2m और फिर ln आ जाएगा, ln कितना हो जाएगा 1। थोड़ा सॉल्व करिए अपने हिसाब से, थोड़ी मैथमेटिक्स है। ln 1/2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ln 2, हां बच्चों, तो यह आ जाएगा माइनस bt by 2m, माइनस का टर्म कैंसिल आउट कर दीजिए और वहां से सीधा टाइम का आंसर आ जाएगा। बेटा टाइम का आंसर कितना आया, ln 2 by b by 2m, ln 2 by b by 2m। इस b by 2m को अगर मैं बोलूं लैम्डा, इस b by 2m को अगर मैं क्या बोलूं बच्चों, लैम्डा, तो ln 2 by लैम्डा हाफ लाइफ भी होती है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी है, न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर हाफ लाइफ कहलाती है। हाफ लाइफ के अंदर भी सेम फंक्शंस आते हैं, तो आज ये पढ़ लो, हाफ लाइफ जब पढ़ोगे या हाफ लाइफ अगर पढ़ चुके होगे तो आपको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ में मिल जाएगा। तो ln 2 by लैम्डा वहां से याद करना बहुत आसान है, याद आता है। ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.69, है ना? तो 0.69 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह आज क्या याद कर लीजिए, b by 2m। बेटा बच्चों b क्या है, b क्या है, b है डैम्पिंग फोर्स का कांस्टेंट, और m क्या है, मास जिस पार्टिकल का SHM हो रहा है, कैसे SHM हो रहा है, डैम्प्ड SHM हो रहा है या डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बच्चों बात समझ में आ रही है मेरी? क्या एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ा आइडिया मिला? अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन में 1/4 कर देता तो बच्चों क्या करते हैं, तो 1/4 में सिंपल बोल दो, सीधा सीधा यहाँ पे 1/4 आता, ln 2 में 4 आता, 4 आता तो यहाँ ln 4 आता, 4 क्या होता है, 2 बाहर आ जाता, 2 बाहर आ जाता तो इसी का ट्वाइस कर देंगे। इसका मतलब अगर आपको जब भी एम्पलीट्यूड को आधा करना है तो ये याद कर लीजिए, 1/4 1/4 करना है तो इसका इंटू 2 कर दिएगा टाइम।
अगर 1/8 करना है तो इसका इंटू 3 कर दीजिएगा। जो जो मैं बोल रहा हूं नोट करते चले, है ना, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़े इसको। तो इसलिए एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। अच्छा, क्या ओमेगा टाइम के साथ बदला? रिवीजन करिए फटाफट। क्या ओमेगा टाइम के साथ बदला? नहीं बदला। क्या एम्पलीट्यूड टाइम के हिसाब से बदला? बदला। कितनी देर में एम्पलीट्यूड आधा हो गया? ये रहा आपके पास फॉर्मूला। नोट किया आप लोगों ने? ये वाला पार्ट हटाया जाए, ठीक है, ये पार्ट हटा दो, ठीक है। अब अगर आपको एम्पलीट्यूड के बारे में आइडिया लग गया और ओमेगा के बारे में आइडिया लग गया और मैं आपसे एक ग्राफ बनवाना चाहता हूं, तो जो ग्राफ देखिएगा पैक बनवाना चाहता हूं, ग्राफ बनवाना चाहता हूं पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ किसका बनवा रहे हैं? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पिछली बार जब ये ग्राफ बनता था तो कुछ साइनसॉइडल या कॉस का ग्राफ, जैसा आप चाहें, साइन और कॉस में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, कोई फर्क नहीं है, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता था। और ये होते थे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स प्लस ए और ये होते थे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट्स माइनस ए, होते थे इस प्रकार से। लेकिन अब क्या हुआ? अब टाइम पीरियड तो अभी भी कांस्टेंट है, सोचिएगा, ये हटा रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है ना बच्चों, तो ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम पीरियड तो अभी भी कांस्टेंट है। सोचिएगा जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, टाइम पीरियड तो अभी भी कांस्टेंट है, पुराने से अलग हो चुका है। पुराना था √k/m, आज आ गया √k/m माइनस b/2m का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड तो चेंज हो गया, मैं भी मानता हूं, यहां ओमेगा की जगह टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा डैश हो चुका है। लेकिन एम्पलीट्यूड है तो कांस्टेंट टाइम पीरियड, लेकिन एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटना चाहिए। और कैसा? एम्पलीट्यूड का ग्राफ हमने ऐसे डिक्रीजिंग बनाया था। तो अगर दोनों चीजों को एक ही ग्राफ में दिखाने की कोशिश करो, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से, एक एनवलप बनाओ, एनवलप जिसमें मैं एम्पलीट्यूड को टाइम से घटता हुआ दिखा रहा हूं, दोनों तरफ, नीचे भी घट रहा है, ऊपर भी घट रहा है। और इसके अंदर अब मैं किसको फिट करना चाहता हूं? किसको? साइन कर्व को। तो अगर इसके अंदर मैं साइन कर्व को फिट करूं, लेकिन याद रखूंगा टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं आने चाहिए, टाइम पीरियड कांस्टेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं बाद में आके मैंने पास पास बना दिया, नहीं, टाइम पीरियड, अगर ये एक टाइम पीरियड है तो ये भी एक टाइम पीरियड है, मतलब इफ इट दिस इज t, दिस विल बी 2t। ध्यान से समझ में आया? लेकिन धीमे धीमे ऐसे अगर बात को आगे बढ़ाते जाएं तो ग्राफ धीमे धीमे खत्म होता जाएगा। तो ये हो गया पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की कंडीशन में पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ अपने आप को कैसे चेंज करता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? एक बार फटाक से ना रिवीजन करिए इसका पूरा अच्छी तरीके से, इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी तरीके से इस वीडियो में रिवाइज करें कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या क्या कंडीशन आती है। ठीक है, एक छोटा सा टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं, एम्पलीट्यूड वाला टर्म को हटा रहा हूं यहां से, एक छोटे से टर्म को और इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बच्चों अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात की जाए तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में जो एनर्जी की बात होती है, तो एनर्जी बच्चों क्या लिखते थे आप लोग? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही होती थी टोटल एनर्जी। लेकिन आज क्या हुआ? आज हाफ m तो सही चल रहा है, ओमेगा की जगह हो गया ओमेगा डैश का स्क्वायर, नया ओमेगा डैश आ चुका है अपने पास, और a की जगह एम्पलीट्यूड का स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर माइनस bt/2m का अगर स्क्वायर करोगे तो नीचे रखो गायब हो जाएगा, स्क्वायर करिए e टू द पावर माइनस bt/2m का। तो फिर से सोचिए, क्या एनर्जी का आंसर चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या एनर्जी में भी टाइम आ चुका है? आ चुका है, मतलब एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एनर्जी का भी ग्राफ एम्पलीट्यूड जैसे ग्राफ जैसा ही बनेगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स आ रहा है बच्चों, e की पावर माइनस एक्स जैसा ही ग्राफ बनेगा एनर्जी का भी। तो एम्पलीट्यूड घटेगा तो ऑब्वियसली धीमे धीमे एनर्जी भी डाई करेगी, और फाइनली रुकेगा कब? 2-5 सेकंड के बाद, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 10 मिनट नहीं, रुकेगा t इक्वल्स टू इनफिनिटी पे। इक्वल्स टू बोलना गलत बात है, t टेंडिंग टू इनफिनिटी पे जाके आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये सारा ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। तो इस पार्ट में आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में काफी कुछ आइडिया मिला, अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है, हम उस नेक्स्ट पार्ट में इसमें पढ़ेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो आप लोगों ने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में, करेक्ट?
अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन के अलावा एक और ऑसिलेशन लें जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, और थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या किया जाता है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दी जाती है जिससे आपका एसएचएम बरकरार रहे, एनर्जी का नुकसान फिर से गायब हो जाए जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में हो रहा था। तो वो एनर्जी का नुकसान बचाने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं और उस फोर्स का नाम रख देते हैं क्या? ड्राइविंग फोर्स, जो आपके पार्टिकल को एसएचएम कराने में मदद करती है। छोटा सा एग्जांपल, बचपन में झूला झुलाया है छोटे भाई बहन को। अगर छोटे भाई बहन को आपने झूला झुलाया है तो अगर आप एक बार धक्का देके चले जाते तो वो क्या जिंदगी भर तक झूल पाता? नहीं। तो आपने क्या किया उस टाइम? आप वहां खड़े रहे और आपने लगातार एक फोर्स लगाते गए, है ना? एक फोर्स लगाने से वो एसएचएम बरकरार रहा, उसमें एनर्जी कंटिन्यूअसली आप सप्लाई करते गए। किसके थ्रू? एक फोर्स के थ्रू। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बच्चों ड्राइविंग फोर्स। करेक्ट? तो जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो जब लगा दी जाती है ऑसिलेशन के अंदर तो वो ऑसिलेशन कहलाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। एनर्जी का नुकसान नहीं होता। कौन एनर्जी सप्लाई कर रहा है सिंपल एसएचएम को? कौन एनर्जी सप्लाई कर रहा है सिंपल एसएचएम को? आपकी फोर्स, है ना? ओके। तो अगर इस फोर्स के बारे में थोड़ा और आइडिया लिया जाए कि ये फोर्स कैसी लगाई जाती है, तो ये फोर्स एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो खुद भी पीरियोडिक इन नेचर होनी चाहिए, क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स से आप कभी भी किसी को झूला नहीं झूला सकते। अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो आप भी फोर्स कोशिश करते हैं कि उसके मोशन के साथ मैच कराए। इसका मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है फोर्स का वो भी कोशिश करते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करे? जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है झूले की। तो इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि जो आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं एसएचएम को कंटिन्यूड रखने के लिए, ऑसिलेशन को कंटिन्यूड रखने के लिए, वो फोर्स भी पीरियोडिक फोर्स होनी चाहिए नेचर में। इसलिए उस फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है F इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। बच्चों यहां ओमेगा डी है फ्रीक्वेंसी, या बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहां ओमेगा डी हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो खुद पीरियोडिक इन नेचर है और उसके खुद का फ्रीक्वेंसी है यहां पर ओमेगा डी। बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, अगर ये फोर्स लगा दी जाएगी तो आप बताइए कौन कौन सी फोर्स हो गई? आपने अभी भी डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा पिछले पार्ट में, तो आपको पता है कौन कौन सी फोर्स हो चुकी है। तो नेट फोर्स जो अब लग रहा है सिस्टम पे वो तो है माइनस के एक्स। बच्चों माइनस के एक्स कहां से आया था? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ हमने एक फोर्स और लगाया था जिसका नाम था माइनस बी टाइम्स वी। माइनस बी टाइम्स वी बेटा कौन सा फोर्स है? डैम्पिंग फोर्स। बी क्या है दोबारा बोलो? डैम्पिंग कांस्टेंट। और फिर एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड किया गया क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन रिवर्स थी, बट ये फोर्स ऐड किया गया। दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। फॉर्मूला एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। तो जो नेट फोर्स अब आपके पास आ चुका है एसएचएम वाले पार्टिकल के पास, ऑसिलेटिंग पार्टिकल के पास, वो कुछ ये फोर्स आ चुका है। ढंग से देखिए थोड़ा सा बड़ा हो चुका है क्योंकि पहले केवल आया था माइनस के एक्स, फिर डैम्पिंग में आया था माइनस बीवी और अब एक और फोर्स ऐड कर दिया गया। अब क्या इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हैं? जनरल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। आप फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d2x/dt² और मास से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। क्या बनेगा जरा देखिएगा, मैं एक बार में लिखता हूं d2x/dt²। एक्सेलरेशन मास से डिवाइड किया, ये लोग जब इधर कूदे तो ये किस में आ गए? प्लस में, तो प्लस k/m इंटू x, ये भी इधर कूदा, प्लस b/m इंटू v को हम लिख सकते हैं dx/dt माइनस सम फोर्स विच इज ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आई थोड़ी बड़ी सी, थोड़ी डरावनी सी, ये जो इक्वेशन आई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पार्टिकल की जिसमें डैम्पिंग हो रहा था और उसको चलाने के लिए एक फोर्स लगाया गया जिसका नाम रख दिया ड्राइविंग फोर्स। अच्छा इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके भी सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है उस पर ध्यान नहीं देना है, बट क्या आता है उस पर ध्यान दीजिए। तो इसका जब सॉल्यूशन निकाला जाता है तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ इसी प्रकार का आता है, a sin ओमेगा dt प्लस फाइव। थोड़ा ध्यान से, क्या है इक्वेशन जैसा? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा dt प्लस फाइव। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या टर्म्स क्या क्या है।
अब इस बार देखने में तो एम्पलीट्यूड बहुत आसान है, लेकिन जब एम्पलीट्यूड की पूरी वैल्यू रखी जाती है तो ये है एम्पलीट्यूड की कुल वैल्यू। थोड़ा बड़ा सा है, याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है, बस एक बात ध्यान से देखिए जरूर। एम्पलीट्यूड का आंसर आता है एफ नॉट अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी बी का होल स्क्वायर। ये आपका एम्पलीट्यूड का रिजल्ट आता है जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात और एक और कि इसके अंदर जो भी एसएचएम हो रहा है उसका टाइम पीरियड ओमेगा डी से रिलेटेड है, मतलब उसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा डी है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, सोचिए कि आपने जो फोर्स लगाया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ओवरपावर कर जाती है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को खा जाती है, और फिर ऑसिलेशन नेचुरली नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से अगर चल रहे हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करेंगे, ड्राइविंग फोर्स डिसाइड करेगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई चीज पहले से ऑसिलेट कर रही थी और आप पहुंच गए वहां, आपने बोला नहीं मैं ऑसिलेट कराऊंगा आज इसको, मतलब आप क्या कराना चाहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जब आप उसको ऑसिलेट कराना चाहते हैं तो आपने अपनी नई फ्रीक्वेंसी जनरेट करी उसकी फ्रीक्वेंसी से अलग, तो फाइनली कौन जीतेगा, ऑब्वियसली आप जीतेंगे। क्यों, क्योंकि फाइनली सिस्टम आपके हिसाब से चल रहा होगा, आपकी बदौलत चल रहा होगा। इसलिए हम जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे फाइनली जो ऑसिलेशन की आएगी वो ओमेगा डी आएगी। क्लियर, तो इस बात पे थोड़ा सा आप फोकस करिएगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं और एम्पलीट्यूड पे आते हैं। तो एम्पलीट्यूड में हमारे पास कुछ रिलेशन बड़ा सा आता है, एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी बी का होल स्क्वायर। सारे टर्म्स पता होने चाहिए। यहां पर ओमेगा नॉट क्या बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कोई मेरे से पूछेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मत पूछेगा, आपको याद है अंडर रूट के बाय एम, है ना, ओके। और फिर ओमेगा डी क्या है, ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी, जो ड्राइविंग फोर्स के अंदर दिख रहा है। डी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। एफ नॉट क्या है, जो भी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आप लगा देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये साथ में अगर फाई का टर्म देखें तो ये फाई का टर्म आता है, उस फाई की वैल्यू होती है tan phi इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा डी एक्स नॉट। वी नॉट आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कब होती है, जब टाइम क्या होता है, जीरो होता है, बहुत अच्छे। और एक्स नॉट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ध्यान से जितनी चीजें बताई वो समझ में आई। तो पहले आप फोर्स देखिए, इक्वेशन को देखिए, उसके सॉल्यूशन को देखिए और साथ साथ एम्पलीट्यूड के रिजल्ट को देखिए। जब हम फोर्स ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन में दो केसेस बनते हैं। उन दो केसेस को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या बनते हैं, टू केसेस। केस नंबर वन, थोड़ा ध्यान से, केस नंबर वन। केस नंबर वन ये है कि अगर मान लीजिए आप जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी लगा रहे थे, जो आपकी फोर्स की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है और जो वो ऑसिलेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, आपने दोनों के बीच में बहुत गैप रखा, आर वेरी फार, मतलब ओमेगा डी और ओमेगा नॉट के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज और आप गए आपने लगा दिया 100 हर्ट्ज, अंतर ज्यादा है, गैप ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनती है, और साथ में एक चीज और लेके चलते हैं कि डैम्पिंग को स्मॉल मान लेते हैं, तो डैम्पिंग स्मॉल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कांस्टेंट को छोटा कर दो, बी को छोटा कर दो। तो डैम्पिंग कांस्टेंट मैंने स्मॉल कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये वाला टर्म तो हो जाएगा स्मॉल। बच्चों सोचो क्यों, क्योंकि बी का टर्म तो हो चुका है छोटा, लेकिन ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा लार्ज। व्हाई, बिकॉज द गैप इज वेरी लार्ज, and if the gap between the omega d and omega naught is large, this term will maximize and this term will minimize। ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़ा होगा। अब किसी बड़े में छोटे को जोड़ेंगे तो किसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बड़े को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब इस आंसर में हम छोटे वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं, और जब इस टर्म को इग्नोर करेंगे तो बच्चों जरा देखिएगा आंसर किस प्रकार का आएगा। अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। चेक करिए आराम से, उसको देख के लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। तो ये आपका एम्पलीट्यूड कब आएगा बच्चों, ये तब आएगा जब गैप बहुत ज्यादा होगा, है ना, गैप बहुत ज्यादा होगा, तब आपके पार्टिकल का ये एम्पलीट्यूड होगा। दूसरी कंडीशन, और बात करते हैं केस 2 में, ये था केस 1, बात करते हैं केस 2। तो अगर केस 2 की बात की जाए
तो केस 2 में ओमेगा डी एंड ओमेगा नॉट आर क्लोज, एक दूसरे से दूर नहीं है। मतलब आप गए, जो झूला झूल रहा था, आपने क्या किया, उसकी पहले फ्रीक्वेंसी चेक करी, अच्छा तेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी लगाई और दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच कराने की कोशिश करी। और यही आप करते हैं। अगर कोई आपसे बोलते हैं बहुत तेज झूला झूला, तो आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच कराने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझिएगा, आप फ्रीक्वेंसी का मैच कराने की कोशिश करते हैं और गैप को कम से कम रखते हैं, तो ये टर्म हो जाएगा बहुत छोटा, हो जाएगा ये टर्म क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल एज कंपेयर टू दिस टर्म। अब बताइए आंसर में क्या आएगा। अगर आंसर में इस टर्म को इग्नोर करें, इस टर्म को इग्नोर करें, तो ये टर्म बचेगा केवल, और आंसर बनेगा एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू बी। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को खा गए, तो क्या बचा, ओमेगा डी इंटू बी। अगर इसी में बोलता कि डैम्पिंग भी बहुत स्मॉल है, तो बच्चों एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है ना बच्चों, एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज कर जाता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। मतलब ऐसा सोचो कि डैम्पिंग कम थी, तुम आए, पहले से एसएचएम हो रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था, तुमने लगाई ड्राइविंग फोर्स, और तुमने ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी किससे मैच करा दी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमाइज। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाता है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोला जाता है बच्चों, रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन तब आती है जब आप दो लोगों की फ्रीक्वेंसी को आपस में मैच कराते हैं टू गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए अगर आप दो लोगों की फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं तो वो कहलाता है रेजोनेंस कंडीशन। तो आपने सुना होगा कि आर्मी पर्सनल जो होते हैं, जो सोल्जर्स जा रहे होते हैं, तो उनको मार्च करने के लिए बंद किया जाता है, मना किया जाता है पुल से, ब्रिज से। क्यों, क्योंकि अगर उनके मार्च करने की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ द ब्रिज से मैच कर गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ब्रिज का ऑसिलेशन तेज हो जाएगा। और अगर ब्रिज का ऑसिलेशन तेज हो गया या उसके एम्पलीट्यूड बड़े हो गए, तो ऐसे केस में आपका ब्रिज टूट सकता है, उसके टूटने के चांसेस है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का वाइब्रेशन अगर बिल्डिंग के वाइब्रेशन से मैच कर गया, तो बिल्डिंग का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और बिल्डिंग के अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गए तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, सब टूट जाएगा, सब गिर जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं जिसमें आप रेजोनेंस पढ़ते हैं। चलिए इसी बात को एक छोटे से वीडियो से देखते हैं। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले रेड को मूव किया। रेड को मूव करने से केवल रेड ही मूव होता है ना। अगर डिस्टर्बेंस येलो में प्रोड्यूस किया जाए तो येलो को मूव करने से भी केवल येलो वाला ही मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कंडीशन किसकी चल रही है बच्चों? रेजोनेंस की। अगर किसी बड़े को मूव करें जैसे कि ग्रीन को, तो ग्रीन के साथ क्या हो रहा है, केवल ग्रीन का ही मूवमेंट हो रहा है। और इससे हमें यह समझ में आया कि जो भी डिस्टर्बेंसेस हुए वो डिस्टर्बेंसेस सिमिलर में हुए। इसका मतलब जब तक फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती तब तक रेजोनेंस की कंडीशन नहीं बनती। क्या आपको ये वीडियो समझ में आया? क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया? अच्छा, तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।